to start the geography chapter. The name of the chapter is Major Domains of the Earth. Major Domains of the Earth का मतलब है पृथ्वी के जो प्रमुख घटकों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. As you read in the first chapter, the Earth in the solar system. आप लोगों ने पढ़ा होगा ना सौरमंडल में भारत हमारी पृथ्वी का क्या स्थिति है. तो उस लेसन में आपने क्या पढ़ा था? अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट एंड अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज लाइफ. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है यानी एक ऐसा ग्रह है जिसमें लाइफ है. ऑल द लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स आर हियर. व्हाट आर दे? लैंड, वाटर, एयर एंड ऑल द थिंग्स जो है हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है. तो इन्हीं जो प्रमुख घटक है, इस घटकों को, इस डोमेन्स का वजह से जो लाइफ है, इस लाइफ की उपस्थिति हमारी पृथ्वी में है. तो उस प्रमुख घटकों के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसको बोलते हैं द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट. इसका मतलब है हमारी पृथ्वी जो है एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत आती है. इसमें जो है एयर है, वाटर है और जो लैंड है वो आपस में इतने मिले. अगर आप खड़े रहेंगे तो आप पृथ्वी के अर्थ सरफेस के ऊपर लैंड में खड़े हैं तो आपको सामने ही पानी का महसूस होगा, हवा का महसूस होगा. आपको समझ में हर एक चीज़ जो है एक दूसरे से जो है मिंगल हुआ है, जुड़ा हुआ है. ठीक है. तो इस अर्थ सरफेस का ये 3 जो पार्ट है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, यही इंपॉर्टेंट घटक के बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है. लिथोस इन द ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस का मतलब, इन द ग्रीक लैंग्वेज लिथोस मीन्स स्टोन होता है और एटमॉस का मीन्स होता है वेपर. एंड हुडर जो हाइड्रोस्फीयर जो बना, हुडर मीन्स वाटर. एंड इन तीनों का मिल के जो मिला है दैट इज बायोस मीन्स लाइफ. तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अर्थ, वनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ. अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैंड, वाटर, एयर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है जो और कहीं पर नहीं है. तो द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारा जो अर्थ सरफेस है, 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. तो 3 मेन एनवायरनमेंट का मतलब क्या है बच्चों? एनवायरनमेंट, वातावरण, जो आपके आसपास का जो भी ऑब्जेक्ट्स होगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं. तो एनवायरनमेंट में 3 मेन कंपोनेंट्स की वजह से लाइफ है. वो 3 मेन कंपोनेंट्स क्या है? दैट इज लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. लिथोस्फीयर का मतलब है द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस का जो सॉलिड है, जो मिट्टी है, जो स्टोन है, उस सॉलिड पोर्शन को, लैंड एरिया को, द सॉलिड पोर्शन, लिथोस्फीयर, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस. एटमॉस्फेयर, द गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ. आपके चारों तरफ में बहुत सारे गैसेस हैं और जिसको लाइफ के लिए बहुत ही, जैसे ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, उस तरह आपको ऑर्गन, अलग अलग तरह के गैसेस है और इस गैसेस की वजह से ही लाइफ एक्सिस्टेंस है. तो गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ एंड हाइड्रोस्फीयर पार्ट कवरिंग द वाटर. ऐसे जो एरियाज में जो है अर्थ के जो वाटर है, पानी की मात्रा जहां पर पाई जाती है उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. यानी कि 3 मेन कंपोनेंट्स क्या है एनवायरनमेंट का? दैट इज लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. ये तीनों कंपोनेंट की वजह से ही एक चौथा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्फीयर है, दैट इज बायोस्फीयर, लाइफ. बायोस्फीयर का मतलब है द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदरली which contains all forms of life. ये जो नैरो जोन है, ऐसा जोन जहां पर हमें लैंड भी है, वाटर भी है और एयर है, जो आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं और जिसकी वजह से एक लाइफ फॉर्म होता है और वही हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ए बायोस्फीयर. अभी आपको समझ में आया था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ क्या क्या है? जो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द फोर्थ वन which is very important because of these 3 sphere we have a fourth one that is biosphere. Lithosphere, the solid portion of the earth surface is called lithosphere. It comprises the rocks of the earth and the thin layer of the soil. जो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है वो हार्ड, जो रॉक्स और मिट्टी के जो हार्ड लेयर से बनता है, उसी को हम लिथोस्फीयर कहते हैं.
जब रॉक्स, आपको मालूम है ना, जब पृथ्वी जब ठंडी हुई तो उसके ऊपरी परत जो है पहले ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद में जो लावा ठंडी होती गई, और वो ठंडे होने के बाद में वो सख्त होकर जो है हार्ड स्टोन्स में बदल गई। फिर ये हार्ड स्टोन्स क्या हुआ, तो जो ये हार्ड स्टोन्स है ना बच्चों, ये हार्ड स्टोन्स जो है धीरे धीरे टेम्परेचर और बारिश के कंटिन्यूशन होते होते उसमें जो फ्रैगमेंटेशन हुआ और टूट कर जो है सॉइल बने और पाउडर हुए, और उसका जो लेयर बना वो सॉइल कहलाया। और ये सॉइल जो होता है वो बहुत न्यूट्रेंट होता है, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रेंट तत्व होते हैं जो लाइफ ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस सॉइल के जो भी न्यूट्रेंट तत्व होता है वो लाइफ ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो समझ में आया ना बच्चों कि लिथोस्फीयर कैसे कहते हैं, द हार्ड पोर्शन ऑफ द सॉलिड या हार्ड या सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज ए लिथोस्फीयर। एंड देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के दो मेन डिविजन्स हैं, और लिथोस्फीयर के टू मेन डिविजन्स हैं, और वो है, एक है कॉन्टिनेंट और दूसरा है ओशियन बेसिन। ठीक है बच्चों, क्या है कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन। मैं आपको एक एक के बारे में बताती हूँ। व्हाट इज कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट का मतलब होता है द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड, लैंड मासेस के, जमीन के जो बड़े बड़े भूभाग, जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कहते हैं। और ओशन बेसिन्स मतलब हम आपको पहले ही बताए कि जो हमारा जो अर्थ सरफेस है ना, वो जो प्लेट्स के ऊपर में टिका हुआ है, और प्लेट्स जो है हार्ड स्टोन्स के होते हैं। तो हमारा ओशन जो होता है, ओशन भी उसी तरह के प्लेट्स में है, और उसी प्लेट्स को जो है उसके ऊपर में हमारा महासागर है, महासागर के निचले पार्ट के जो हार्ड स्टोन्स है उसी को ओशन बेसिन्स कहते हैं। इस प्रकार से इसके टू पार्ट्स हैं, एक है कॉन्टिनेंट और दूसरा है ओशन बेसिन्स। और ये जो द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, हम लोग जो सी वाटर है जो सारे जगह पर एक समान होता है, और एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल ऑफ द सी, from the level of the sea. The elevation of land is always measured from the level of the sea. हम लोग कोई भी एलिवेटेड लैंड हो या उसका डेप्थ हो या उसका ऊंचाई को नापना हो तो हम किसको लेते हैं, सी लेवल से लेते हैं। सी लेवल को जो है यहाँ से 0 मानकर हम उस वहाँ से नापना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम क्या कहते हैं, द हाईएस्ट माउंटेन पीक जो होता है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर है, और ये अबव फ्रॉम द अबव सी लेवल, सी लेवल से इसकी ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर है। 8,848 सभी बच्चों को याद करना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि सबसे ऊंचा जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। और उसी तरह से डेप्थ, गहराई हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट डेप्थ, सबसे बड़ी गहराई वाली कौन है, मैरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन में है, वो भी सी लेवल से उसकी जो गहराई है वो है 11,022 मीटर्स। ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रकार से जो है लिथोस्फीयर में आपने क्या क्या पढ़ लिया, कॉन्टिनेंट, ओशन बेसिन्स और हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है, और उसके बाद में ग्रेटेस्ट डेप्थ की बता दी। तो लिथोस्फीयर एकदम क्लियरली हो गया। तो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज ए लिथोस्फीयर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो अर्थ सरफेस की सबसे ऊंची पीक, द हाईएस्ट पीक क्या बताया था, माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई कितना बताई थी, 8,848 मीटर्स है। तो इतने ऊंचाई पर चढ़ना इट्स नॉट आसान बात नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले इस पीक पर चढ़े, आप लोग बहुत बच्चे जानते होंगे, जीके की तरह से मैं बता रही हूँ जनरल नॉलेज से। तो ये सबसे पहले एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड का है, उसके साथ में तेंजिंग नॉर्गे जो शेर्पा था, मतलब भेड़ को चराने वाला था, वो उसके साथ इंडिया का था, दोनों मिलकर उसके साथ जो है वो गया था, और फर्स्ट क्लाइंब द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन 29 मई 1953। ठीक है, इनके हेल्पर की तरह गए थे शेर्पा, आज उनका भी नाम हो गया है। दोनों ने मिलकर जो है सबसे पहली बार ये हाईएस्ट पीक पर 29 मई 1953 में इस पीक पर पहुंचे थे। उसके बाद में अगर लेडीज में देखो तो जुनको तेबाई जापान की है, was the first woman to reach the summit on 16 मई 1975 में। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अगर हमारी भारत की पूछे तो द फर्स्ट इंडियन वुमेन जो क्लाइम द पीक ऑन 23 मई 1984 को, उनका नाम है बचेंद्र पाल। ठीक है ना बच्चों, तो ये आप लोग हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले कि हमारे जो
माउंट एवरेस्ट है, इस पीक पर कौन चढ़ा था, तो आप जरूर बताना। एडमंड हिलरी, तो उनके साथ में तेनजिंग नोर्गे जो शेरपा है, इसका नाम भी जरूर बताना, और लेडीज नाम का नाम जरूर बताइए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सॉलिड पोर्शन का जो अर्थ का लिथोस्फीयर है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कॉन्टिनेंट, यानी कि महाद्वीप। मैंने महाद्वीप के बारे में क्या बताया, द लार्ज लैंड मासेस को क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्टिनेंट कहते हैं। बड़े बड़े जमीन के जो भूखंड होते हैं उसे हम महाद्वीप कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। व्हाट आर दे? दे आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये अलग अलग जो भूखंड होता है वो समुद्र ने इन्हें जो है अलग अलग कर दिए, समुद्र से ये सेपरेट हुए हैं अलग अलग। 7 जो है हमारे पूरे महाद्वीप जो है 7 कॉन्टिनेंट ही है अभी तक जो है, दैट इज एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। बच्चे मैं बार बार बोल रही हूँ, ये महाद्वीप आपको सबको याद होना चाहिए। ये पूरे जो हमारे अर्थ सरफेस का जहाँ पे लैंड मार्क है, लार्ज लैंड मासेस है, वो 7 है। ठीक है ना बच्चों, तो मैं आपको एक एक जो है महाद्वीप के बारे में बताऊंगी। दैट इज द फर्स्ट वन इज एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अगर हम क्या कहें तो वो है एशिया। 2/3 ऑफ द, इट कवर्स द 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट को ये कवर करती है, यानी कि सबसे बड़ा लार्ज लैंड मासेस कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, हम लोग एशिया महाद्वीप कहते हैं। और इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर किसे कहते हैं, इक्वेटर जो है, इक्वेटर के इमेजिनरी लैंड व्हिच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ। यहाँ पे इसको नॉर्थ कहेंगे और इसको कहेंगे साउथ। हेमिस्फीयर कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा एशिया कहाँ पे आता है, ये तो इस पार्ट को ईस्ट आएगा, इस पार्ट में वेस्ट आ जाएगा। तो हमारा जो एशिया है, इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट में है। इतना याद रखना बच्चों, हमारा भारत किस कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है। तो एशिया जो है इस ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आता है। कहाँ पर आता है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हमारा एशिया जो आता है। और इसी जो एशिया में ही है हमारा भारत की उपस्थिति, लोकेशन भी हमारा भारत भी कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में है। और इसके वेस्ट में जो है यूरोप है, और यूरोप और एशिया को जो डिवाइड करता है, जो पार्ट करता है वो है यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप। ओके बच्चों, और एशिया और यूरोप के जो उस यूराल माउंटेन की जो बाउंड्री में जो एरियाज आते हैं उसी को कहते हैं यूरेशिया। क्या कहा जाता है, यूरेशिया। तो ये है हमारा एशिया महाद्वीप के बारे में। नेक्स्ट वन इज यूरोप। यूरोप महाद्वीप सेकंड जो है हमारा यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप पे जो है हमारा एशिया के वेस्ट में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है लेकिन एशिया के वेस्ट में आता है। और ये जो है इसका जो है आधा पार्ट जो है, एशिया जो है काफी बड़ा महाद्वीप है, तो हमारा ये जो पार्ट आ जाता है एशिया पूरे आते हैं, तो ये पार्ट में जो होता है वो यूरोप महाद्वीप होता है। यूरोप महाद्वीप 3 तरह से जो है वो समुद्र से जो है बाउंडेड होता है यहाँ पे। और इसका मैक्सिमम पार्ट्स जो है, यूरोप महाद्वीप का अगर मैक्सिमम पार्ट्स हम देखेंगे तो ये आर्कटिक सर्कल में आता है। तो सर्कल में आर्कटिक सर्कल क्या है, मैंने आपको इसीलिए बनाया है, इट इज इक्वेटर है। 3 जो इसमें जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड में सबसे ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहीं पर आकर जो है टेम्परेचर में एक चेंजेस आती है, चेंज होते रहता है। इक्वेटर है, उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है जहाँ पर जो है सूरज की रोशनी पड़ती, जहाँ पे जो है 6 महीना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सब आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आप लोग पढ़ चुके होंगे। और 66.5 डिग्री जो होता है वो लैटिट्यूड होता है, उसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और हमारे यूरोप का मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो कहाँ पर आता है, आर्कटिक सर्कल में। आर्कटिक सर्कल में आने का मतलब है यहाँ पर ज्यादा गर्मी वाला इलाका नहीं है, बिल्कुल ठंडा इलाका है। यूरोप ऐसा लैंड है जो बहुत ही ठंडा इलाका है और इट लाइज इन द वेस्ट पार्ट ऑफ द एशिया। ओके बच्चों, नाउ द थर्ड वन इज अफ्रीका। अफ्रीका जो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में आता है। एशिया के बाद अगर
बड़ा भूखंड कहा जाए तो किसे कहा जाएगा हम लोग? अफ्रीका को कहा जाएगा। देखो बच्चों ध्यान से आप इस मैप को देखिए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका मैक्सिमम पोर्शन जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी है और कुछ पोर्शन जो है साउथ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में भी आपको देखने को मिलेगा और दक्षिणी गोलार्ध में भी देखने को मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा खासियत ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों ही जो लैटिट्यूड्स है इसमें से होकर गुजरते हैं। आप सोच लीजिए कि यहाँ पे कर्क रेखा, इक्वेटर होगा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा एक साथ अगर गुजरती किस महाद्वीप में अगर बोलेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जो है मैक्सिमम इक्वेटर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर है बहुत ही हाई टेम्परेचर जोन में आता है और मैक्सिमम जो है वहाँ यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने मिलेगा और भी कई तरह के मिनरल्स का भी बहुत अधिक जोन है। और इसमें सबसे हॉट डेजर्ट जो वर्ल्ड का सबसे हॉट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और द लॉन्गेस्ट रिवर नाइल भी जो है अफ्रीका महाद्वीप में ही है। आप याद रखिए बच्चों, द हॉट डेजर्ट दैट इज वर्ल्ड्स हॉट डेजर्ट इज कॉल्ड एज ए सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया और अफ्रीका के बाद में अगर सबसे बड़ा लैंडमास कहा जाए तो किसे कहा जाता है? नॉर्थ अमेरिका को कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका बिल्कुल जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है और वेस्ट में है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के जस्ट जो साउथ में है साउथ अमेरिका है और ये दोनों एक छोटे से लैंड स्ट्रिप से जुड़े हुए हैं और दैट लैंड स्ट्रिप इज कॉल्ड एज ए इस्थमस। तो मैं आपको बता देती हूँ इस्थमस क्या है। इस्थमस ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। दो बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों को एक छोटा सा जो है लैंड के द्वारा जो है जोड़ कर रखा हुआ है, उसी को हम कहते हैं इस्थमस कहते हैं। और ये इसी इस्थमस जो है, इस्थमस को जो बाद में जो कैनाल बनाया गया है और उस कैनाल का नाम है पनामा कैनाल, क्योंकि जो आपको मालूम है कि यात्राओं के जितने भी जो है व्यापार के लिए और समुद्री यात्राओं को डिस्टेंस को कम करने के लिए जो है पनामा कैनाल का यूज कर रहे हैं और जिससे बिजनेस जो है और व्यापार को बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। तो पनामा कैनाल जो बनाया गया है वही इसी इस्थमस में, इस्थमस नैरो जो लैंड को जोड़ी हुई थी उस जो वहाँ पर कैनाल बनाकर पनामा कैनाल के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये आती है, इसको कट करके कैनाल का यूज किया जाता है उसे। जिस प्रकार से मैंने इस्थमस के बारे में बताया वैसा ही एक है, ये क्या होते हैं? लैंड जो है स्ट्रिप ऑफ लैंड, पतली जो है जमीन की पट्टी होती है। बस इसी तरह इस स्ट्रेट का मतलब होता है छोटी से वाटर की चैनल होता है। is a narrow passage of water connecting two large water bodies like seas and ocean। यहाँ पे लैंड मासेस को, लैंड की पतली पट्टी जोड़ती है दो लैंड मासेस को। उसी तरह स्ट्रेट क्या होता है? पानी की जो छोटा सा चैनल होता है जो दो बड़े या तो सी को या और दो ओशन को, एक सेपरेट सी और ओशन को जोड़ती है या ओशंस को जोड़ने का एक चैनल, वाटर चैनल का काम करता है एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट है। और हमारे इंडिया में ऐसा एक स्ट्रेट है, आपको पता है बच्चों, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है एक पतली सी वाटर चैनल होती है जो बे ऑफ बंगाल और हम लोग इंडियन ओशन के वो दो समुद्रों को आपस में, एक महासागर एक समुद्र को जोड़ने का काम करती है। और उस स्ट्रेट का नाम क्या है? दैट द नेम इज पार्क स्ट्रेट। तो ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का इस्थमस जो है जोड़े हुए हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ा हुआ है और ये टोटली जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। नेक्स्ट वन इज साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के जस्ट साउथ में है साउथ अमेरिका। जिस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ हेमिस्फीयर में है उसी प्रकार से ये जो है साउथ गोलार्ध में आता है, वो दक्षिणी गोलार्ध में आने की वजह से इट लाइज इन द साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों। और इसके दोनों साइड में दो बड़े बड़े महासागर हैं। एक साइड में हमारा जो है पैसिफिक ओशन आता है तो दूसरे साइड में क्या आ जाती है? अटलांटिक जो ओशन आ जाता है। और इसी में एक बहुत बड़ा एंडीज माउंटेन रेंज है, बहुत फेमस रेंज है जिसको बोलते हैं एंडिस माउंटेन रेंज होता है। और विश्व का सबसे लार्जेस्ट रिवर अमेज़न रिवर भी आपको साउथ अमेरिका में ही देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सबसे छोटा महाद्वीप अगर कहा जाए तो क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया कहते हैं।
और इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट से भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है चारों तरफ से सागर से या महासागरों से घिरा हुआ है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए आइलैंड कॉन्टिनेंट। और ये जो है टोटली सदर्न हेमिस्फीयर में, सब एकदम निचले भाग में दक्षिणी गोलार्ध में आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देन उसके बाद में है अंटार्कटिका, विच टोटली लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और ये मेनली जो है एकदम सेंटर कहाँ पे, साउथ पोल के नज़दीक में है, यानी कि जो हमारा जो साउथ पोल है 90 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है वहाँ पर है साउथ। इट इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, ये बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है, एंड इट इज़ टोटली कवर्ड विद द आइस शीट्स। ये क्यों टोटली कवर्ड विद आइस शीट्स है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे सूरज की जो डायरेक्ट रोशनी है, डायरेक्ट जो होता है वो कहाँ पर सनराइज मिलती है, वहाँ जहाँ पे हमारे इक्वेटर एंड उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, जैसे जैसे जो है पृथ्वी अपनी स्थिति बदलती है और इसकी तिरछी रोशनी जो होती है, जो हॉरिजेंटल जो होता है वो जो रेज हो जाता है हमारे पोल पर पड़ती है, जितनी जो सनरेज होती है वो तिरछी पड़ेगी उतनी ही जो है गर्मी कम पड़ती है, क्योंकि अधिक भागों को घेरना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है लैंड जो है उसमें जो है बिल्कुल गर्म नहीं हो पाती, और हमारा जो ये थोड़ा सा झुका हुआ भी है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर रोशनी जो सनरेज होती है बहुत ही कम पड़ने की वजह से दैट एरिया इज टोटली कवर्ड विद द आइस शीट। अब टोटली कवर्ड विद आइस शीट होगा तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, वेजिटेशन भी बहुत कम है वहाँ पे, बस थोड़ी काई जैसे लीची इस तरह वैरायटी की जो ही होती है आपको देखने को मिलेगा, वेजिटेशन नहीं होता है, और बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन सेटलमेंट हम यहाँ पर सोच भी नहीं सकते हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे जो अंटार्कटिका होता है एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर किसी भी प्रकार का ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपना रिसर्च स्टेशन को स्थापित करे हुए हैं। हमारे भारत का भी रिसर्च स्टेशन है, उस रिसर्च स्टेशन का नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। The India has a research station and these are named Maitri and Dakshin Gangotri। तो इस प्रकार से बच्चों आपने कॉन्टिनेंट्स का लिथोस्फीयर में जो है 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है, और 7 कॉन्टिनेंट्स में क्या है, the large land masses are called as a कॉन्टिनेंट्स। और कॉन्टिनेंट्स में आपने कितने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा है, 7 कॉन्टिनेंट्स, और 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो लिथोस्फीयर का हार्ड पोर्शन, सॉलिड पोर्शन में आपने लैंड मासेस के बारे में पता, उसके बाद मैंने आपको बताया था ओशन बेसिस, जो प्लेट्स होता है वो हार्ड प्लेट्स के बारे में प्लेट्स होता है, और उसके ऊपर में जो है हमारा हाइड्रोस्फीयर का ओशन बेसिन्स होता है। तो इस प्रकार से मैं आज जो है आपको लिथोस्फीयर के बारे में बताई हूँ। द नेक्स्ट क्लास, द पार्ट 2 ऑफ द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में मैं आपको हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, और उसके बाद में इन तीनों से जो कॉम्बिनेशन के बाद में हमारा जो लाइफ फॉर्म हुआ है दैट इज बायोस्फीयर, इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी। तब तक जो है आप इस लिथोस्फीयर को और कॉन्टिनेंट्स के बारे में जो है अच्छे से स्टडी कर लीजिए, और पता आप मालूम करिए, लोकेट आपको हो सके तो आप अपने मैप में जो है अपना वर्ल्ड मैप लेकर हर एक कॉन्टिनेंट को देखिए और उनका नाम लिखिए, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में अपना इंडिया को लोकेशन करिए कि इंडिया किस महाद्वीप में है, और साथ ही आप चाहे तो जो है ग्लोब बनाइए, और उस ग्लोब में जो है आप इक्वेटर और उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल, और ये सर्कल्स को देखने के बाद में आप उनका पोजीशन देखिए कि हमारा जो महाद्वीप है वो कौन कौन से जो है लैटिट्यूड्स में आता है। अगर आप लैटिट्यूड्स में देखेंगे तो आपको पता चल देगा कि वहाँ का कंडीशन कैसा होगा, टेम्परेचर कैसा रहेगा, इन सब के बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लिथोस्फीयर के बारे में इतना बताया था और मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में बताया, तो आपको जो है इस लेसन को पढ़ने में कुछ असाइनमेंट्स दूंगी। उस असाइनमेंट्स को जब आप करेंगे तो आपको जो है ये जो मैंने पढ़ाया वो बातें क्लियर हो जाएगी। तो आप अपने इस असाइनमेंट्स को कंप्लीट करिए, हो सके तो आप इसको टीचर को भी दिखा सकते हैं, या अपने पेरेंट्स के हेल्प के दौर में अपने आप नोटबुक में ज़रूर लिख सकते हैं। तो
स्टूडेंट्स, मैं कुछ क्वेश्चंस देने जा रही हूँ। आप उसको नोट कर लीजिए और उसके बाद में उसके आंसर्स को लिखिए। तो इससे क्या है कि मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको क्लियर हो जाएगी। जब तक आप लिखेंगे ना बच्चों, आप कोई भी बात क्लियर नहीं हो सकते। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं सब जो पढ़ाई उसी में से दे रही हूँ, ठीक है बच्चों। व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ? What are the 4 major domains of the earth? आपको हमारे पृथ्वी के चारों घटकों के नाम लिखना है। कौन कौन से मेजर डोमेन्स हैं? 1 2 3 4 करके उनका नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। हमारे विश्व जो अर्थ है उसमें जो मेजर महाद्वीप है, उस 7 महाद्वीपों का नाम आपको लिखना है। आप उसके बाद में उसको लाइन से 7 कॉन्टिनेंट का नाम को लिखिए। उसके बाद का क्वेश्चन है नंबर 3, नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। उस कॉन्टिनेंट्स का नाम लिखिए जो टोटली जो है सदर्न हेमिस्फीयर में। मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स के नाम बताए हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स जो है सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो आपको उन 2 कॉन्टिनेंट के नाम लिखना है जो सदर्न यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले 2 महाद्वीपों का नाम लिखना है। और नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है, नेम द 2 कॉन्टिनेंट या 1 कॉन्टिनेंट विच लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आपको ऐसे कोई एक कॉन्टिनेंट का नाम लिखिए जो टोटली जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है बच्चों, ये 4 क्वेश्चन है जो आपको लिखना है और उसका आंसर्स को भी साथ में लिखना है। आप जो है, अगर अब मैंने सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके मैंने आंसर्स आप लोग को बताए हैं। आप दोबारा उस बुक को पढ़िए और आपको आराम से जो है इसका आंसर्स जो है मिल जाएगा। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप समझिए कि ये लेसन का लिथोस्फीयर तक आप प्रिपेयर कर लिए हैं। उसके बाद में नाउ ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड मार्क द फॉलोइंग। आपको करना है आउटलाइन मैप जो है, आउटलाइन मैप को लेना है और उसमें देखो बच्चों, ज्योग्राफी में जो है सबसे ज़रूरत है मैप वर्क करना। और मैप वर्क में करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन हर जगह के पता चल जाएगा। तो ये आप छोटे क्लास से करते आ रहे हैं, महाद्वीप को दिखाते आ रहे हैं, तो आपको भी सेम करना है। यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। मैं जिस कॉन्टिनेंट्स के नाम बोल रही हूँ आपको सिर्फ उसी का लोकेशन को दिखाना है। पहला है यूरोप है, एशिया है, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का। और साथ में मैं और एक मैप वर्क दे रही, इस्थमस ऑफ पनामा। मैंने आपको इस्थमस के बारे में बताया है, तो आपको इस्थमस ऑफ पनामा उस एरिया को भी जो है लोकेट करना होगा। तो मैंने जितना जो आपको पढ़ाया है वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप टोटली जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बच्चों ज़रूर लिखिएगा और अपने काम को पूरा करिएगा। आप घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिए और जितना हो सके आप अपने पढ़ाई का काम करिए। ओके बच्चों, बाय।